हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, या कहें एक यूट्यूबर से, जो हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए तरह तरह के वीडियोस बनाकर पोस्ट किया करता था, जिसमें बहुत तरह के चैलेंजेस भी शामिल थे, जैसे कि जमीन के अंदर ताबूत में रहना, एस्केप रूम से बाहर निकलना, तरह तरह के जगहों पर जाकर घूमना वगैरह वगैरह। वैसे उस यूट्यूबर का नाम कोल है। एक बार जब कोल अपने व्यूअर्स से पूछता है कि इस बार वो कहाँ की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने मॉस्को शहर का नाम लिया था। इसलिए कोल भी अपने दोस्तों के साथ मॉस्को जाने के लिए निकल जाता है, किसी चैलेंज को पूरा करने के लिए, जिसमें उनका साथ कोल के फ्रेंड्स भी दे रहे थे, डैश, समंथा, कोल की गर्लफ्रेंड एरिन और थॉमस। वही इस बार वे लोग रशिया के किसी एस्केप रूम में जाने वाले थे, जो स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया था, और वो रशिया का सबसे बेस्ट एस्केप रूम था, जिसमें कोल का साथ देने वाला था डैश का ही एक रशियन फ्रेंड एलेक्सी, जो कोल का भी बहुत ही बड़ा फैन था, साथ ही बहुत ही पैसों वाला भी। इसलिए वो सभी को फर्स्ट क्लास में सफर कराकर रशिया बुलाता है। आगे जब सभी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो डैश अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए लगेज ट्रेन पर बैठ जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर क्या होता है। लेकिन जब वहाँ से बाहर आने की बारी आती है तो लगेज और मोबाइल तो आ जाते हैं, लेकिन डैश नहीं आता, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कुछ रशियन पुलिस वाले डैश को पकड़ कर ले जा रहे थे। इसलिए कोल भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एलेक्सी भी सभी को रिसीव करने पहुँच जाता है। इसलिए जब पुलिस वाले उसके आईडी को देखते हैं तो तुरंत ही डैश को छोड़ देते हैं। आगे अब एलेक्सी सभी को एक बड़े से होटल में स्टे करने के लिए लाता है, जहाँ भी कोल थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाता है और सभी ड्रिंक एंजॉय करते हैं। इसके बाद एंजॉय करने के लिए एलेक्सी सभी को रशियन क्लब भी लेकर जाता है, जहाँ भी जाकर वे लोग बहुत ही एंजॉय करने लगते हैं और कोल अपना ब्लॉग बनाते रहता है। वही जब सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे तभी कुछ रशियन एरिन को छेड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद तो कोल से उस रशियन में हाथापाई भी होने लगती है। ये देखकर एलेक्सी भी उन्हें छुड़ाने लगता है, पर वो रशियंस गन निकाल लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एलेक्सी के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और उन सभी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। पर जाते जाते वो रशियन सभी को धमकी भी देते जाते हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद तो सभी का मूड ही खराब हो जाता है, तो सभी वापस से होटल ही आ जाते हैं। अगले दिन थोड़ा मूड को फ्रेश करने के लिए एरिन और कोल अकेले ही मॉस्को शहर घूमने के लिए निकलते हैं, जहां दोनों को लेने के लिए एलेक्सी का ड्राइवर भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है उन लोगों ने करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए भूल गए थे। ये सुनकर एलेक्सी का ड्राइवर उन्हें कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद जैसे ही कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर के हाव भाव से लग रहा था वो दोनों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। खैर, आगे अब दोनों कुछ देर साथ में भी बिताते हैं और होटल में खाने के लिए बैठते हैं। बाद में जब बिल देने की बारी आती है तभी एक पर्ची नोटों के बीच से निकलकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ पर वेटर आता है तो बताता है उनका बिल पेमेंट कर दिया गया है। इसके बाद वो वेटर भी पर्ची को उठाकर कोल को दे देता है, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, पर एलेक्सी को समझ नहीं आता वो क्या है। इसलिए वो वापस से पर्ची को पैसों में फोल्ड कर रख लेता है। इसके बाद दोनों जहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाले थे वहाँ पर जाने लगते हैं, क्योंकि एलेक्सी उन लोगों का वहीं पर इंतजार कर रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद कोल वो पैसे भी निकाल कर ड्राइवर को देने लगता है, पर ड्राइवर वो पैसे नहीं लेता, ये बोलकर कि उसे ये पैसे आगे जरूरत पड़ेंगे। इधर एलेक्सी भी उस एस्केप रूम में जा चुका था, तो एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया उसके बारे में बात करने लगती है, पर एलेक्सी उसे रोक देता है, क्योंकि वो कोल का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। आगे अब सभी एस्केप रूम के पास भी पहुँच जाते हैं, जहाँ कोल के फ्रेंड्स भी उनके साथ थे। बाद में अंदर जाने से पहले एलेक्सी सभी को बताता है वहाँ उस रूम में चीजें जितने भी रियल लगे वो सभी सेफ हैं। इसके बाद सभी को किसी पुराने जेल के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ देश के कैदियों को रखा जाता था। वही आखिरी वाला जो कैदी था वो अभी तक जेल के अंदर ही था, जिसने एक सेल की ब्लॉक की चाबी चुरा कर अपने पास रख लिया था, जो किसी को नहीं पता थी वो कहाँ रखी हुई है। इसलिए उस कैदी को बहुत ही टॉर्चर किया गया, मारा गया, धोखा रखा गया।
लिया, पर उस कैदी ने अपनी मुंह तक नहीं खोली थी। इसलिए कोल का काम था चाबी को ढूंढना और टाइमर खत्म होने से पहले अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकालना। इसके बाद सभी को एक मास्क पहनाकर एक एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। इधर कोल को जहाँ छोड़ा गया था वह एक लाश थी, जिसे देखकर पहले तो कोल डर जाता है और फिर तभी टाइमर भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कोल को समझ नहीं आ रहा था वहाँ करना क्या है, क्योंकि वहाँ पर लाश के अलावा कुछ कपड़े और शूज रखे हुए थे। तभी वो लाश पर निशान लगा हुआ देखता है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सर्जरी ब्लेड्स रखे हुए थे। इसलिए कोल भी उन्हीं ब्लेड से बॉडी का पेट काटने लगता है और अंदर जितने भी ऑर्गन्स थे उसे बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद कोल जैसे ही एक ऑर्गन को कट करता है उसे चाबी मिल जाती है। इसलिए वो जल्दी से सेल को खोलकर अंदर जाता है, लेकिन तभी वो सेल फिर से बंद हो जाती है, जो वापस चाबी से भी नहीं खुल रही थी। लेकिन तभी कोल अपने दोस्तों की आवाज सुनता है, इसलिए जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोल के सारे ही फ्रेंड्स बैठे हुए थे। इसलिए अब कोल को सभी को छुड़ाना था, पर अब ये सब कोल को नॉर्मल लग रहा था, तो वो आराम से सभी से बात करने में टाइम पास कर रहा था। इसलिए एलेक्सी भी एक माइक के जरिए बताता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों को बचा ले। जिसके बाद डैश और थॉमस भी बताते हैं कि जब वो दरवाजे खोलकर अंदर आया था तभी से डैश की मशीन में लगे कांटे उसकी तरफ बढ़ने लगे थे और थॉमस जिस मशीन में बंधा था वो उसके हाथों को खींचने लगी थी। ये सुनकर कॉल भी देखता है दोनों के सेल के सामने दूसरे सेल में कोई पजल बने हुए थे। इसलिए अब कॉल उस पजल को सॉल्व करने लगता है, लेकिन कॉल अभी भी मस्ती में पजल को सॉल्व कर रहा था और अपने व्यूअर्स को रिएक्शन दे रहा था। पर थॉमस के हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगे थे, इसलिए वो कॉल को जल्दी से पजल को सॉल्व करने बोलता है। दूसरी तरफ बॉक्स के अंदर लगे कांटे भी डैश के नजदीक आते जा रहे थे, इसलिए वो भी कॉल को जल्दी से सॉल्व करने के लिए बोलने लगता है। इसलिए अब कॉल भी जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही बॉक्स में लगे कांटे डैश के आंखों तक पहुंचते हैं, कॉल पजल को सॉल्व कर लेता है और फिर फाइनली दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तीनों समंथा को भी छुड़ाने जाते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी हुई थी और उसके सामने के सेल में किसी तरह का मेज पजल रखा हुआ था, जिसमें लगे रिंग को मेज के बीच में लाना था। लेकिन लाने के दरमियान जब वो रिंग मेज के वॉल से टकराती थी, समंथा को बिजली के शॉक लगते थे। पर तीनों को लग रहा था समंथा नाटक कर रही है, इसलिए वो जानबूझकर रिंग को वॉल में सटा देते थे। लेकिन जब वो देखते हैं समंथा वाकई में शॉक की वजह से बेहोशी के हालात में होती जा रही थी, इसलिए अब वो धीरे धीरे रिंग को बीच में लाने लगते हैं। लेकिन तब भी न चाहते हुए कई बार समंथा को शॉक लग रहे थे। बाद में जैसे ही वो रिंग बीच में आती है, फाइनली समंथा को भी शॉक लगने बंद हो जाते हैं। इसके बाद सभी फ्रेंड्स जाकर उसे भी आजाद कर देते हैं। इसलिए अब समंथा भी बाहर आकर गेम को क्विट करने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि अभी वो मरते मरते बची थी। लेकिन अब एलेक्सी भी उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद सभी को जाकर रियलाइज होता है वो सभी सच में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे लोग एलेक्सी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वहीं डैश भी सिर्फ एक ही बार एलेक्सी से मिला था, इसलिए अब वो सभी समझ जाते हैं एलेक्सी ने सभी को जेल में फंसा दिया है। इसी दरमियान थॉमस देखता है एरिन जहाँ बंदी थी वहाँ पानी भरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए अब सभी उसे वहाँ से निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था एरिन को वहाँ से कैसे निकालना है, क्योंकि ना तो वे लोग एरिन को सुन पा रहे थे और ना ही एरिन उन लोगों की आवाज सुन पा रही थी। तभी उन लोगों की नजर एरिन के सामने वाली सेल में जाती है, जहाँ कुछ जार रखे हुए मिलते हैं। इसलिए थॉमस भी समझ जाता है उस पजल को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसने इस तरह के पजल किसी डाई हार्ड मूवी में देखा था और उसे थॉमस ने स्कूल में भी सॉल्व किया था। जिसके बाद अब थॉमस भी एक जार से दूसरे जार में और दूसरे जार से पहले जार में पानी को ट्रांसफर कर पजल को सॉल्व करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद फाइनली थॉमस भी पजल को सॉल्व कर लेता है और एरिन का सेल खुल जाती है। लेकिन एरिन जिस बॉक्स में बंदी थी वो नहीं खुलता, इसलिए अब सभी उसे खोलने के लिए बॉक्स में कोई जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एरिन के हाथ में एक चाबी भी थी, पर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी, न ही बॉक्स के आसपास और न ही बॉक्स के ऊपर में। इसलिए अब सभी बॉक्स को ऐसे ही खोलने लगते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बॉक्स नहीं खुल रही थी। इधर एरिन भी लगातार पानी में डूबती जा रही थी, इसलिए अब कॉल और सभी मिलकर फिर से एलेक्सी को ये सब बंद करने के लिए बोलने लगते हैं। पर उधर से अब भी कोई
कोई आवाज नहीं आ रही थी। जिसके बाद तो कोल और भी परेशान होने लगता है, इसलिए अब वो पजल में इस्तेमाल होने वाले पहियों को लाकर उसी से कांच को तोड़ने लगता है, पर कांच बहुत ही मजबूत थी। तो अब कोल भी बॉक्स के ऊपर चढ़कर लॉक को ही तोड़ने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली लॉक भी टूट जाती है। तो कोल जल्दी से बॉक्स खोलकर एरिन को बाहर निकालता है, पर तब तक एरिन बेहोश हो चुकी थी, इसलिए अब कोल भी उसे जल्दी से एक जगह पर सुलाकर उठाने लगता है। तो कुछ देर प्रयास करने के बाद एरिन बेहोश में आ जाती है, लेकिन तब तक टाइम भी खत्म हो चुके थे। पर वे लोग वो टाइम को इग्नोर कर देते हैं और जो चाबी एरिन के पास थे उससे एक दरवाजे को खोलकर बाहर जाने लगते हैं। लेकिन वे लोग बाहर न जाकर किसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा हुआ था। बाद में सभी के अंदर आते ही उस रूम का दरवाजा भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसलिए अब सभी और भी पैनिक होने लगते हैं। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे खून पर जाती है, जो बिल्कुल ताजा लग रहा था। ये देखकर अब कोल वहाँ पर लगे एक दरवाजे के लॉक को फिर से तोड़ने लगता है, क्योंकि अब वे लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे, पर उनके पास इस वक्त ना ही कोई आईडी थी और ना ही उनका पासपोर्ट। इधर कोल भी दरवाजे तोड़कर जैसे ही बाहर आता है, सामने कुछ लोगों को देखता है। ये वही आदमी था जिससे बार में कोल की फाइट हुई थी। वो वहाँ पर एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को सभी के सामने ही गोली मार देता है। इसके बाद वो रशियन सभी को एक गाड़ी में भी बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं उस गाड़ी का ड्राइवर वही आदमी था जिसने कोल को पैसे दिए थे। थोड़ी देर बाद जब कोल के आंखों से पट्टी हटाई जाती है, तभी वो दिखता है वो एक मास्क पहने हुए आदमी के पास था, जो बहुत ही हड्डा कड्डा दिख रहा था। पास में ही वहाँ पर बहुत सारे चाकू छुरी भी रखे हुए थे, जो सभी के सभी खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था वो कोई कसाई खाना है। बाद में वहाँ पर एक और रशियन आता है जो कोल को पहले से ही जानता था, पर हैरानी की बात थी कोल उसे नहीं जानता था। आगे अब वो रशियन कोल को मारने की धमकी देने लगता है। बाद में पता चलता है वो रशियन किसी डार्क वेब के जरिए लाइव था, जो अपने ऑडियंस के फरमाइश पर किसी को भी जिंदा तड़पा तड़पा कर मारता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके ऑडियंस बोलते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो ऑडियंस उस रशियन को बहुत सारे पैसे भी देते थे। लेकिन वो अभी कोल को नहीं मारता, क्योंकि अभी वो एरिन को मारने वाला था। इसलिए मास्कमैन कोल को ले जाकर एक सेल में बंद कर देता है और चैन से बांध देता है। तभी कोल की नजर सामने लगी हुई टीवी पर जाती है, जिसमें एरिन को भी कहीं पर बांधा हुआ था। लेकिन फिर टीवी से पिक्चर गायब हो जाती है और एरिन की सिर्फ चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका रेप कर रहा हो। कुछ देर बाद कोल फिर से टीवी में देखता है, जहाँ वो रशियन इस बार समंथा के पास जाता है और कोल के सामने समंथा का एक आंख निकाल लेता है। बाद में वो समंथा का गर्दन भी काट देता है। ये देख देख कर अब कोल को भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने हाथों में लगे कड़ी को पटकना शुरू कर देता है। तभी वो कड़ी भी हल्की सी ढीली हो जाती है, इसलिए अब कोल उस कड़ी को और भी जोरों से पटकना शुरू कर देता है, जिसके बाद तो वो कड़ी भी टूट जाती है। इसलिए अब कोल भी धीरे से कड़ी को निकाल कर वहीं पर बने हुए एक डक के अंदर चला जाता है। कुछ देर आगे जाने पर कोल देखता है वो रशियन डैश को भी एक कमरे में बंद किए हुए थे और अपने ऑडियंस से पूछ रहा था कि उसे कैसे मारना है। इसके कुछ देर बाद वो रशियन एक कटर मशीन लेकर डैश के हाथ को ही काट देता है और जब इससे भी मन नहीं भरता तो वो उसी कटर से डैश के शरीर में कई जगहों पर मांस को भी निकाल देता है, जिस वजह से डैश की भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर तो कोल की आवाज निकल जाती है, इसलिए रशियन को वहाँ पर शक हो जाता है, जिसके बाद अब वो भी अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। इसलिए अब कोल भी जल्दी से उस डक से किसी हॉल में बाहर निकलता है और मास्कमैन से बचने के लिए वहीं पर कहीं छुप जाता है। तभी उसे एक जगह पर बाहर जाने का दरवाजा दिखता है, इसलिए अब कोल उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक रॉड को दूसरी तरफ फेंकता है। जब दोनों मास्कमैन वहाँ से चले जाते हैं तो कोल भी उस दरवाजे से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही कोल को सामने एक दरवाजा भी दिखता है, जिसमें किसी तरह का पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, इसलिए अब वो अपने पॉकेट को देखने लगता है। तभी उसे पैसों के साथ रखा हुआ वो पर्ची भी ध्यान आता है, इसलिए अब कोल उसी पर्ची में लिखी हुई पासवर्ड को डालने लगता है, जिससे फाइनली वो दरवाजा भी खुल जाता है और कोल बाहर निकल जाता है। तभी वो सामने उसी ड्राइवर को देखता है जिसने उसे पैसे दिए थे। वो ड्राइवर अब कोल को देखकर उसे एक कार की चाबी देता है और वहाँ से भाग जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज होती है, इसलिए ड्राइवर कोल को वहीं पर छुपा देता है। बाद में वो मास्कमैन भी वहाँ पर आकर ड्राइवर से वहाँ पर होने का रीजन पूछता
पूछने लगते हैं, पर वो ड्राइवर कुछ भी नहीं बताता। इसलिए मास्कमैन उस ड्राइवर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। इधर अब कॉल भी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकता था। इसलिए अब वो फिर से किसी दूसरे दरवाजे से अंदर चला आता है और भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वो थॉमस को एक सेल में बंधा हुआ देखता है। इसलिए अब कॉल उसे बाहर निकाल लेता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त थॉमस को कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसका चश्मा भी टूट चुका था। इसलिए अब कॉल अपने साथी पकड़कर थॉमस को ले जाने लगता है और भागने के लिए गाइड करने लगता है। इसके बाद वो दोनों ही जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मास्कमैन भी कॉल को ढूंढते हुए आ चुके थे। लेकिन कुछ देर ढूंढने पर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो कॉल भी वहाँ से निकलकर एक कमरे में आता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। बाद में कॉल थॉमस को भी बता देता है कि उन लोगों ने डैश और समंथा को मार चुके हैं। ये सुनकर थॉमस भी हड़बड़ा जाता है और अपने हाथों में लगे घड़ी को खोलना शुरू कर देता है, पर तभी थॉमस पीछे के टेबल से टकरा जाता है और जोरों से आवाज होती है, जिसके बाद तो वे लोग वहाँ भी आकर दरवाजे को पीटने लगते हैं। ये देखकर अब कॉल भी वहाँ पर बने हुए किसी टनल में चला जाता है और ऊपर से जाली को लगा लेता है। इसके बाद वो रशियन भी वहाँ पर आते हैं, पर जब वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो वापस भी चले जाते हैं। तो अब कॉल भी थॉमस को लेकर किसी दूसरी जगह पर टनल से बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से कोई आने लगते हैं। ये देखकर अब दोनों किसी लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, पर वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी। लेकिन तभी एक मास्कमैन वहाँ पर आ जाता है और गोलियां मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद वो मास्कमैन थॉमस को लेकर लिफ्ट के सुरंग में कूद जाता है और फिर दोनों ही मार जाते हैं। ये देखकर कॉल भी थॉमस को बहुत ही आवाज लगाता है, पर वहाँ कोई नहीं सुनता। इसलिए अब कॉल पूरी तरह से हताश होकर बैठ जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और भागते वक्त मास्कमैन की जो गन गिर गई थी उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कॉल देखता है बार वाला रशियन और डार्क वेव वाला रशियन आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इसके बाद कुछ देर आगे जाने पर कॉल देखता है उन लोगों के साथ वहाँ पर एलेक्सी भी था, जो उन लोगों को कुछ ऑर्डर दे रहा था। इसके बाद एक रशियन उस ड्राइवर को भी वहाँ पर लाता है, जिसके पास से वो पर्ची मिल जाती है, जिससे कॉल को भागने में मदद मिली थी, क्योंकि जब ड्राइवर कॉल से मिला था तो वो पर्ची को कॉल से ले लिया था। इधर ये देखकर अब एलेक्सी भी उस ड्राइवर को गोली मार देता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब कॉल भी छुपते हुए उनका पीछा करने लगता है। तभी कॉल एक जगह पर जाकर देखता है वो सभी एरिन को भी पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। तो अब कॉल भी कांच को तोड़कर दरवाजे को खोलता है और जहां एरिन को ले जाया गया था वहां पहुंच जाता है। तभी कॉल देखता है वो रशियन एरिन का कान काट रहा था। बाद में वो रशियन कॉल को देखकर एरिन को मारने की धमकी देने लगता है। इसलिए अब कॉल एरिन को छोड़ देने बोलता है। बदले में वो कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपना सारा पैसा भी उस रशियन को देने को तैयार हो जाता है। इधर ये देखकर एरिन अपने सर से ही उस रशियन के नाक पर मार देती है। इसलिए मौका पाकर कॉल भी उसे गोली मार देता है, जो रशियन के हाथ में लग जाती है। जिसके बाद तो वो रशियन भी गुस्से में आकर एरिन के सर पर ही गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ पर वो मास्कमैन भी आकर कॉल को एक रूम में खींचकर डाल देते हैं। तो कॉल भी तुरंत ही अंदर से दरवाजे को लगाकर किसी तरह फंसा देता है और बैठकर रोने लगता है। तभी वो देखता है उस रूम में एक खिड़की थी जो बाहर निकलने का रास्ता था। इसलिए अब कॉल भी खिड़की में लगे जाल को किसी तरह निकाल देता है और वहाँ से एक हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ वो सामने एलेक्सी को देखता है, जो उसके मोबाइल से लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। इधर कॉल भी एलेक्सी को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में लिए हुए गन से ही उसे मारना शुरू कर देता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि एलेक्सी मर नहीं जाता। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और कॉल के सारे फ्रेंड्स जो मारे गए थे वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर तो कॉल बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सारा खेल एक प्लान का हिस्सा था। तभी हम देखते हैं उसके सारे दोस्त जो मर रहे थे वो कॉल के जाने के बाद सभी से अच्छे से बात कर रहे थे। वहीं थॉमस जो लिफ्ट से गिरा था वो किसी सोफे पर गिरा था। वहीं जिस बॉक्स में एरिन बंद थी, कॉल के वहाँ से जाने के बाद उसे ऑक्सीजन भी मिल रही थी। ये सब देखकर तो कॉल की हालत ही बिगड़ जाती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के मर्डर को असली समझ लिया था और गुस्से में आकर उसने सही में ही एलेक्सी का खून कर दिया था। इधर ये सब देखकर कॉल के सारे फ्रेंड्स भी शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि सही में कॉल ने किसी का कत्ल कर दिया था। तभी हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कैसे सारे कॉल के फ्रेंड्स कॉल से छुपाकर सारे पजल को बनाने का प्लान कर रहे थे और एरिन का कॉल के साथ में घूमना वो भी एक प्लान का हिस्सा ही था, ताकि उसके फ्रेंड्स एलेक्सी के साथ मिलकर पजल को बना सकें। पर फिर भी ये सब करने के बावजूद भी उन्हें लग रहा था कॉल ये सब समझ जाएगा, पर अफसोस कॉल ने
अपने सारे प्लान को रियल समझ लिया था और जिस बंदे ने कॉल के फॉलोवर्स के लिए ये सब किया था, कॉल ने सच में उसे ही मार दिया था। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी जरूर कर देना। जाते जाते चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलना, ताकि इस तरह के मूवीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।